हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम रीट लेवल 2 का 2011 का पेपर गुजराती भाषा का भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड जो हल करेंगे। इसके अंदर 30 फर्स्ट भाषा के और 30 सेकंड भाषा के 60 क्वेश्चन है और ये अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा। और इससे पहले हमने लेवल 1 का 2011 के 60 क्वेश्चन डाल दिए, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर कर देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है खंड सेकंड भाषा फर्स्ट गुजराती। आ खंड में कुल 30 प्रश्न है। दरेक प्रश्नों जवाब आपको फर्जियात से, फर्जियात मतलब ज़रूरी है। आपको ऐसा कोई शब्द मिले जिसका आपको अर्थ पता नहीं हो तो आप उसको सर्च करके गूगल पे ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश में जैसा भी आपको समझ आता है और उसके शब्दों के अर्थ आप लिख लें तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए 31वां सवाल है। नीचेनामांथी गुजराती भाषानो अर्धस्वर कयो छे, मतलब कि गुजराती भाषा का अर्धस्वर कौन सा है। तो इसके अंदर आपसे भाषा गुजराती हो चाहे हिंदी हो, इसके अंदर जो अर्धस्वर है वो र और य दोनों अर्धस्वर है और इस उत्तर में भी यही माने गए थे। तो इस सवाल के उत्तर दो हैं, बी और सी दोनों इसमें सही है। ठीक है, और जो भी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, बोर्ड की वेबसाइट से इनकी की मैंने डाउनलोड की है और ये पेपर यहाँ से डाउनलोड किए हैं। दूसरी साइडों से बोर्ड की साइड पे नहीं मिले, लेकिन की है वो ऑथेंटिक है, तो आप उसको नो टेंशन रहे। ठीक है, फेफसामांथी आवती हवाने एक धक्का साथे ध्वनि उच्चारण तेने शू कहेवाय। फेफसा मतलब फेफड़ों के अंदर से जो हवा आती है वो एकदम से एक ही झटके के अंदर बाहर आती है, तो जो एक झटके में जिसका उच्चारण होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो एक ही झटके के अंदर वो बोला जाता है। संधि जोड़ो सम प्लस उचित, तो ये सम प्लस उचित की संधि क्या है, तो ये आपको बिल्कुल पता होगा। इसकी जो संधि हो जाएगी ये समुचित हो जाएगी और समुचित ये बी वाला समुचित है, सही है। ठीक है, सदैव शब्दनी संधि छूटी पाड़ो, कौन सा, सदैव शब्दनी संधि छूटी पाड़ो, तो इसका हो जाएगा सदा प्लस एव। आप ऐसे मत समझना कि गुजराती की संधि जो नियम हिंदी के अंदर है वो ही गुजराती के अंदर है। तो आप बिल्कुल, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हिंदी के व्याकरण और उसकी शिक्षण विधियों पर ही आप फोकस रखें। गुजराती के उसके अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे। एक आध सवाल का मैं नहीं कह सकता, बाकी जितने हिंदी में होंगे उतने आपके गुजराती में होंगे। ठीक है, 35 वस्तुने मोटा माप में दर्शावा माटे कया लिंगनो उपयोग करवामां आवे छे। किसी वस्तु का मोटा लिंग मतलब बड़े लिंग के लिए अगर उसको दर्शाया जाता है तो कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है, तो मोटे लिंग के लिए तो इसका सीधी बात है पुल्लिंग होता है। ठीक है, 35 नीचेनामांथी कयो शब्द तद्भव है। इसके अंदर आपको तद्भव बताना है, तो ये सीधी सी बात है। इसके अंदर दीवार, झाड़, रमणीय और ये आँख, तो ये आँख है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आप देखोगे कि झाड़, झाड़ ये क्या है कि देशज शब्द है, गुजराती है। दीवाल गुजराती है और रमणीय ये आपका तत्सम शब्द है। तो आँख है ये तद्भव है, अक्षी का आँख हो जाता है। तो आप हिंदी वाले रूल इसमें लागू करें, आपके सवाल सही होते जाएंगे। नीचेनामांथी कयो शब्द आनंदनो पर्यायवाची शब्द नथी, मतलब आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन ना है, हर्ष, खुशी और प्रसन्नता, ये आनंद के पर्यायवाची हैं। ख्याति होता है, ये प्रसिद्धि होती है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। नीरस शब्दनो विरोधी शब्द शू थाय। नीरस मतलब बिना रस के, तो उसका हो जाएगा रसिक या सरस। सरस इसके अंदर नहीं है तो ये रसिक हो जाएगा। रस से निहित, रस युक्त हो जाएगा तो वो रसिक हो जाएगा। नीरस मतलब बिना रस के। ठीक है, बेउ हस्ते वेणु वाय भगवान। बेउ हस्ते वेणु वाय भगवान में कयो शब्द जोड़ा अक्षर है। ठीक है, तो ये इसका अंदर है बेउ, इसका उत्तर हो जाएगा बेउ। बेउ मतलब दोनों हाथों से वेणु वाय भगवान। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। नीचेनामांथी आंक शब्दनो अर्थ न थतो होय तेवो शब्द जणावो। आंक मतलब होता है अंक, तो इसमें से अंक का अर्थ कौन सा नहीं है, तो अंक माने संख्या भी होता है, हिसाब भी होता है और सीमा भी होता है, लेकिन चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर आंक का अर्थ है ये चिन्ह नहीं है, तो आँख का अर्थ न हो, इसका अर्थ नहीं हो वैसा। ठीक है, करेलो उपकार भूली जनार माटे एक शब्द। करेलो उपकार भूली जनार माटे एक शब्द, तो ये हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ, जो करेला उपकार माने ती कृतज्ञ, नो माने ती कृतघ्न, बराबर। फूलहार, फूलहार शब्दनो समास जनावो, तो फूलहार शब्द में कौन सा समास है, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फूलों का हार विभक्ति है, उसको हटा दी गई है, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फूलों का हार के अंदर। नीचेनामांथी कया शब्द में उपसर्गनो प्रयोग थयेलो छे, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, घड़ियाल मतलब होता है कि जो दीवार के ऊपर घड़ी लटकाते हैं उसको बोलते हैं घड़ियाल। ठीक है, गुजरात और समुद्र अतिशय,
अति प्लस से अतिशय, तो इसके अंदर अति उपसर्ग लगा हुआ है। नीचे नमाती कया शब्द में प्रत्यय लागेल है, प्रत्यय के शब्द में लगा है, विज्ञान, प्रभाव, सुर में या लेखन, तो इसके अंदर आप देखोगे लेखन में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। 45 नीचे नमाती कयो पद विकारी, कयो पद विकारी संज्ञा है, तो यहाँ पर विकारी और संज्ञा, संज्ञा खुद विकारी है तो इसको विकारी नहीं लिखते तो भी चल जाता, लेकिन ठीक है कयो पद विकारी संज्ञा है, इसका मतलब क्या है, विकारी मतलब संज्ञा खुद विकारी है, लेकिन इसके अंदर गुजराती के अंदर संज्ञा विकारी भी बताई जाती है और अविकारी भी बताई जाती है, इसलिए पूछ ले कि इसमें से विकारी संज्ञा कौन सी है, तो विकारी संज्ञा इसके अंदर है पांदड़ू। पांदड़ू किसको कहते हैं, पांदड़ू कहते हैं जो पत्ता होता है पेड़ से सूख के जो गिर जाता है उसको पांदड़ू कहते हैं। ठीक है। कादव कादे को कहते हैं, पानी पानी को कहते हैं, और नींबू नींबू को कहते हैं। नीचे नमाती परिमाणवाचक विशेषण कयो है, जो नीचे ये दिए हुए हैं इसमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, परिमाण मतलब मात्रा, ठीक है, नाप तोल, मात्रा, थोड़ी, ज़्यादा, बहुत, तो ये परिमाण है, तो इसके अंदर जो विशाल होता है ये विशाल है, ये मात्रा है। ठीक है, विशाल। बाकी चौरस, खाटो, दूर, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, परिमाण नहीं। नीचे नमाती संबंधवाचक सर्वनाम कयो है, संबंधवाचक सर्वनाम आप इसको बताना है, तो इसके अंदर संबंधवाचक के अंदर दो आएंगे। ठीक है, तो ये जे ते जैसा तैसा उसका जे ते हो जाता है। तू वाँचवा बेस में क्रियापद कयो अर्थ प्रकट करे छे, तू वाँचवा बेस, बेस मतलब तू पढ़, अपन कहेंगे ना कि तू पढ़, तो क्या कर रहे उसको आज्ञा दे रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आज्ञार्थ। ठीक है। गृह कार्य दररोज लावो जोईए में क्रिया विशेषण कयो प्रकार है, गृह कार्य दररोज लावो जोईए मतलब कि गृह कार्य है वो हमेशा लाना चाहिए स्टूडेंट को, तो ये हो गया समयवाचक। समयवाचक कैसे, दररोज मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन या हर दिन, तो ये हो जाएगा इसका समयवाचक। ठीक है। रीति स्थान और निश्चय का इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे नमाती अर्धविराम चिन्ह कयो है, तो इसमें से आपको अर्धविराम चिन्ह बताना है, तो ये है ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्धविराम चिन्ह। धिक्कार के क्रोध जेवो भाव दर्शावा कई चिन्हનો उपयोग થાય છે, ધિક્કાર या भाव, धिक्कार के क्रोध जेवो भाव दर्शावा कई चिन्हનો प्रयोग થાય છે। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता ही है क्रोध, विस्मय आदि ये सब होते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। ठीक है। कोईनी उक्ति रजू करवा कया चिन्ह उपयोग करे छे, तो इसके अंदर अवतरण चिन्ह के अंदर अपन किसी की भी उक्ति होती है वो इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं। किसी का कहा हुआ उक्ति मतलब किसी के द्वारा कहा गया कथन होता है, उसको अगर अपन किसी लाइन में लिखते हैं तो उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा में उसको लिख देते हैं, तो वो अवतरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। शू तमे पुस्तक वाँचो ना अंते कयो विराम चिन्ह मूकशो, ये वाक्य है, शू तमे पुस्तक वाँचो, तो इसके अंत में आप कौन सा विराम चिन्ह लगाओगे, तो इसके अंदर अब देखो प्रश्न है ना, क्या आपने किस पुस्तक पढ़ी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। संबोधनार्थे वपराયેલા पद पछी क्या विराम चिन्ह उपयोग था है, संबोधन अर्थ के पीछे जो विराम चिन्ह लगता है तो वो कौन सा होता है, तो अल्प विराम होता है। ठीक है। संबोधनार्थे संबोधन के अर्थ में। ठीक है। वपराયેલા मतलब प्रयोग किया हुआ जो पद है उसके बाद में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो संबोधन के बाद में हमेशा कौन सा आता है, अल्प विराम। अल्प विराम ये तो किसे आप किसी को भी पुकारेंगे उसके बाद में, संबोधन के बाद में। ठीक है। कान आमळવાનો अर्थ शू थाय, कान आमळવાનો अर्थ शू थाय, ठपको आपो। ठपको आपो मतलब किसी को अगर मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो और आप नौकरी लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो गांव जाओगे तो आपको पता आओ आओ मार्सा आओ, तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार अब जीने नहीं देंगे। होता है गांव में कई बार सरपंच के चुनाव लड़ जाते, जीत जाते, उसको दिक्कत नहीं, हारने वाले को जैसे ओ सरपंच साहब आओ, सरपंच साहब आओ, तो सरपंच का वो क्या होता है, वो होता है काम आमळवा या ठपको आपो। आगे क्वेश्चन है, नीचे नामाथी कहवत ओळखी बताओ, इसमें से मुहावरा और लोकावत दिया है, तो इसमें से आपको कहवत मतलब कहावत है वो ढूंढनी है, तो संप त्या जंप। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संप त्या जंप। संप त्या जंप बाकी क्यों नहीं है, पानी उतारवो, चमक झरवी और भीनो संकेलवो। भीनो संकेलो, पानी उतारो मतलब किसी का इज्जत है वो हटाना। ठीक है। चकमक झरवी, चकमक झरवी भी एक प्रकार से यही है कि किसी का नूर उतर जाता है, चकमक झरवी। ठीक है। और भीनो संकेलो मतलब कि गीला है उसको इकट्ठा करना, तो ये क्या है, सारे मुहावरे। लेकिन संप त्या जंप, तो ये क्या है कि ये कहावत है, और ये आपको देख रहे हैं ये वाक्यांश होते हैं, जो मुहावरे होते हैं वाक्यांश होते हैं, और लोकोक्ति वो पूर्ण वाक्य होती है। तो इसके अंदर आपको पूर्ण वाक्य दिख रहा है, संप त्या जंप, बात पूरी हो रही, बाकी बात पूरी नहीं हो रही।
ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप 3 ऑप्शन देख लें, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन उनमें से अलग होगा, तो उत्तर वही होगा। चाहे आप हिंदी से पेपर दो, चाहे गुजरात से दो, किसी सब्जेक्ट में कहीं पर भी चाहे पेपर दो, उसमें आपको पता चल जाएगा। નીચે નામાંથી કહેવત ઓળખી બતાવો, ठीक है, ये हो गया। તમારા શિક્ષકને તમે લખેલા પત્રના અંતે વિદાય વચન કયું લખશો? अगर आप अपने टीचर को पत्र लिखोगे तो नीचे आप क्या लिखोगे? पत्र લખશો તેને શું કહેવાય? તમારા શિક્ષકને તમે લખેલા પત્રના અંતે વિદાય વચન કયું લખશો? तो विदाई वचन इसके अंदर आप रखेंगे प्रणाम। प्रणाम लिखेंगे। प्रिय तो टीचर को लिख नहीं सकते, स्नेही नहीं लिख सकते और याद नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एकदम तो उपयुक्त नहीं लग रहा, लेकिन इनमें से ये उपयुक्त है, ठीक है। તમારી શાળામાં પાણીની મુશ્કેલી નિવારવા તમે અધિકારીને પત્ર લખશો તેને શું કહેવાય? स्कूल के अंदर पानी की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन के लिए आप जो अधिकारी है बड़े, उनको मतलब अर्जी या पत्र लिखोगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको सीधी सी बात है, क्या कहेंगे? अर्जी कहेंगे। गुजराती के अंदर अर्जी कहेंगे, अपने अगर हिंदी की बात करें तो प्रार्थना पत्र कहेंगे, ठीक है। सघन शब्दનો अर्थ શું થાય? सघन शब्द का अर्थ होता है गार्ड। गार्ड मतलब सघन वन, एकदम मतलब गूंथा हुआ। सघन में बिल्कुल प्रकाश उसके नीचे तक नहीं पहुंचता, वो होता है सघन। वन के क्षेत्र में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। शिक्षक એટલે क्षमाનો પૂજારી। शिक्षक ચરિત્રવાન, નીતિમત અને દૂરદેશી હોવો જોઈએ। શિક્ષકના હૈયે વિદ્યાર્થી હિત સતત રમતો રહેવો જોઈએ। સત્ય અને સેવા તેના ઘરેણા છે। ઘરેણા मतलब आभूषण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक निष्ठाથી भरपूर होવો જોઈએ। योग्य शीर्षक આપો, ठीक है। अगर आपको ये कोटेशन दी जाती है और आपको बोलते हैं आप इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक ये है कि शिक्षक या शिक्षक એટલે सत्य, कि शिक्षकના लक्षणों, कि शिक्षक विद्यार्थी। तो ये सीधी सी बात है, शिक्षक के क्या है? लक्षण है, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है। ये आप जो ये परिच्छेद गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना, और इसको पढ़ने के 61 से 65 तक के सवाल तो इसमें से हल होंगे, और आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ते रहना। बाकी मैं आपको इसको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। मन पर साना संस्कार पड़े छे। मन होता है उसके ऊपर किसके, साना मतलब किसका। मन पर साना संस्कार पड़े छे, मन पर किसके संस्कार पड़ते हैं? इस जो ऊपर पद्यांश दिया, इस पद्यांश के अकॉर्डिंग, परिच्छेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको होता है कि अपना मन ऊपर अपना द्वारा थती असंख्य क्रियाओं, अपन जो क्रिया करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने मन पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। जीवन एटले शू, मतलब जीवन क्या है? जीवन एटले शू, तो ये होता है संस्कार संचय। संस्कार संचय मतलब संस्कार, जीवन क्या है? संस्कार बचपन से सीखते, धीरे धीरे उस संस्कारों का संचय मतलब उसकी मजबूताई आती है। गलत सीखें तो गलत में मजबूताई आएंगे, और अच्छे सीखेंगे तो अच्छे में मजबूताई आएंगे, ठीक है। पाटी परનું લખાણ ભૂસી નાખ્યું હોય તેવો શબ્દ પ્રયોગ શા માટે કર્યો છે? इसके अंदर है कि पाटी परનું લખાણ भूसी नाख्यो हो तेवो शब्द प्रयोग शा माटे करो। इस गद्यांश के अंदर पाटी मतलब होता है जो स्लेट होती है, तख्ती स्लेट होती है ना जो लिखने के लिए, उसको कहते हैं पाटी। पाटी उस स्लेट के ऊपर लिखा हुआ, ऊपर परनु मतलब उसके ऊपर लखाण मतलब लिखा हुआ, भूसी नाख्यो मतलब मिटा देना, ठीक है। मिटा दो हो तेवो शब्द प्रयोग शा माटे कर्यो छे? तो इस ऐसा प्रयोग इसमें क्यों किया है? तो ये क्या है कि बाळपणनी क्रियाओं भूली जवा माटे, ठीक है। बाळपणनी क्रिया मतलब अगर पार्टी के ऊपर आपने जो भी लिखा के ए आ, थोड़ी देर बाद में अपन उसको मिटाते हैं, बच्चे वापस उसको लिखते हैं। तो ऐसे बचपन के मतलब जो उस बाळपण की जो क्रिया, बचपन की क्रिया होती है, बच्चा होता है करेगा, थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, फिर होते पता है ना। बड़े लोगों के में थोड़ी सी अगर खटास पड़ जाती है तो उनकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन छोटे बच्चे 5 मिनट में घुल मिल जाते। तो इसके अकॉर्डिंग ये सवाल बना है, ठीक है। पूर्व जन्म ने बदले आपने सानो विचार करवो जोईए। पूर्व जीवन ने बदले अपने सानो विचार करवो जोईए। तो ये इसका उत्तर है यथार्थ में जियो, मतलब आ जन्मनो, इस जन्म का आप विचार करो, पूर्व जन्म का नहीं। माणसना जीवन पर कई बाबतनी असर थाय छे। माणसना जीवन पर कई बाबतनी मतलब किस किस प्रकार की असर होती है मनुष्य के जीवन पर, ठीक है। तो सारा नरसा संस्कार हो गए, अच्छे और बुरे संस्कारों की मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। असर मतलब प्रभाव पड़ता है। काव्यनी प्रथम पंक्ति ने शू कहे छे? काव्यनी प्रथम पंक्ति ने, तो काव्य की जो प्रथम पंक्ति होती है उसको ध्रुव पंक्ति कहते हैं, ठीक है। देखो शीर्षक तो होता है, उसका हेडिंग होता है। सुंदर पंक्ति तो सारी सुंदर हो सकती है, ध्रुव पंक्ति और मुख्य पंक्ति होती है, उसका जो हृदय स्थल होता है वो होती है मुख्य पंक्ति। लेकिन ध्रुव पंक्ति होती है तो फर्स्ट पंक्ति होती है, उसको ध्रुव पंक्ति कहते हैं, ठीक है। काव्यनी स्वतंत्र प्रकृति तमाम एक मानवीज का गुलाम। स्वतंत्र प्रकृति तमाम एक मानवीज
का गुलाम पंक्ति में मानव की कई स्थिति जनाय छे। पूरी प्रकृति है वो स्वतंत्र है, लेकिन पूरी प्रकृति के अंदर एकमात्र मानव ऐसा वो गुलाम है। तो इसका क्या है, तो गुलाम है। तो विधान में मानव की कई स्थिति जनाय छे। तो मानव की सीधी सी बात है, गुलाम के अंदर मानव की परवश मतलब दूसरे के वश रहने की स्थिति। गुलाम होता है मतलब दूसरे के अधीन रहता है, सीधी बात है। भारत की खरी दुर्बलता तेनी गरीबाई में नहीं। विधान में भाववाचक पदों केटला छे? भारत की खरी दुर्बलता तेनी गरीबाई में नहीं। ठीक है, इसके अंदर विधान में भाववाचक पद कितना है, तो भाववाचक पद इसके अंदर है 2। ठीक है, ये आप देख लेना। 2 का मतलब होता है 2। भारत की खरी दुर्बलता तेनी गरीबाई में नहीं। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा पद कितने हैं, तो देखो भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुर्बलता एक भाववाचक संज्ञा और गरीबाई 2 भाववाचक संज्ञा है। खरी दुर्बलता का विशेषण है और इसमें कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो 2 मतलब 2 हो गए। 1 माने 1 होता है, 3 माने 3 होता है और 4 माने 4 होता है। तो इसके अंदर 2 मतलब 2 है। ठीक है, आपेला गद्यांशनो टूंक में सार लखवानी क्रिया ने शू कहवाय? अगर कोई बड़ा सा गद्यांश दिया जाता है और उसके आप संक्षेप में अगर उसका सार लिखना चाहे तो उसको क्या कहते हैं, तो संक्षेप में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, संक्षेपीकरण। ठीक है, सुखी संजोगों में सहुए प्रकटे जीवन कला। सुखी संजोगों में सहुए प्रकटे जीवन कला पंक्ति नो अर्थ शू थाय? तो ये सुखी संजोगों में सहुए प्रकटे जीवन कला पंक्ति को अर्थ क्या है, तो कि संजोगों ने सा अनुकूल होए तो सहू ने विकास थाय। संजोगों सा अनुकूल होए तो सहू नो विकास थे। अगर आप विकास चाहते हो तो सब परिस्थितियां आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है तो आप विकास नहीं कर सकते। ठीक है, ये है। नीचे नमाती मूल अक्षरों कयो जोड़कू अलग पड़े छे? ये जो नीचे अक्षर दिए हुए इनमें से मूल अक्षर है उसमें से कौन सा अलग है? नीचे नमाती मूला अक्षरों कयो जोड़कू अलग पड़े छे? तो इसका हो जाएगा गजब। गजब इसका उत्तर हो जाएगा। कगज, ततप, भयल और जजब होगा, जजब। तो इसका उत्तर है जजब। ये आप देख लेना, ज, झ और ब ये तीनों शब्द ऐसे हैं गुजराती के अंदर जो अलग है। ठीक है, ये आपको ये शब्द यहाँ से सीखने को मिल रहे हैं, ज, झ और ब और ख को आप ध्यान से लिख के देखना। इसकी जो समानता है उसको आप हल्का सा थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ख में और ब में क्या विभिन्नता है। ठीक है, तो ये आप 3 शब्द यहाँ से सीख लेना। और ल भी सीख सकते हो, देख लो, यह भी ल भी सीख लेना, इसमें क भी सीख लेना। ठीक है, और हाँ ये 3-4 शब्द है, ये वर्ण है, ये यहाँ से आप सीख लेना। जो पूर्व दक्षिण के पश्चिम थाय तो पश्चिम उत्तर शू थाय? ठीक है, जो पूर्व दक्षिण पश्चिम थाय तो पश्चिम उत्तर शू थाय? तो ये का पूर्व ये कुछ नहीं है, रीजनिंग का सवाल है। अगर ये हो जाता तो वो क्या हो जाता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। लेकिन अब इस बार जो पेपर आ रहे हैं इस 2011-12 के बाद वाले जो लेटेस्ट 3 भर्तियाँ 3 पेपर हुए, एक तो कैंसिल हुई वो बाद, इनमें जो इतना डिफरेंट नहीं है कि रीजनिंग के सवाल भी डाल दे, आते तो गुजराती के लेकिन थोड़े बेसिक से सवाल आ जाते हैं। मनुष्यों सामान्य रीते बेईमान है विधान में शू तारवी शकाय? ठीक है, तो केटलाक मनुष्य अप्रामाणिक है, बराबर। मनुष्य सामान्य रीते बेईमान है विधान में शू तारवी शकाय? मतलब कि ये लाइन पढ़ने के बाद में अपन इसका क्या भाव निकाल सकते हैं, है ना। तारवी शकाय, तारवी मतलब ऊपर से तैर कर लेना। जैसे अपन दही बिलोते हैं, दही बिलोने के बाद नीचे छाछ रह जाते है, उसके ऊपर से मक्खन अपन निकाल के रहते हैं, वैसे के वैसे यही है कि मनुष्य सामान्य रीते बेईमान छे विधान में। विधान मतलब इस लाइन में से शू तारवी लगा, मतलब इसमें से क्या तार कर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर केटलाक मनुष्य अप्रामाणिक छे, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर पता नहीं चलता है। दूध और माखण वच्चे जे संबंध है तेनो संबंध कोनी वच्चे है? दूध और माखण के बीच में जो संबंध है तो वो किसके बीच में संबंध है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चोखा और भात। चोखा और भात। ठीक है, दूध और माखण। दूध होता है, दूध से दही और दही से माखण होता है, तो दूध और से ही माखण बनता है। तो इसके चाय और कॉफ़ी तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, दही और खांड का कोई मेल नहीं है। बटाटा और शाक भाजी, चोखा और भात। यहाँ चाय और कॉफ़ी, चाय पीते हैं, कॉफ़ी आप दोनों समझते हैं। चोखा और भात, चोखा कहते हैं चावल को और भात चोखा और भात। तो भात भी चोखा होते हैं, मतलब चोखों से, जैसे दूध से माखण बनता है, दूध को जमाने बाद दही और दही को बिलो के या मथ के जो माखण निकलता है। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी अलग अलग, दही और खांड
दही अलग है और चीनी अलग है, इसका दोनों का कोई मेल नहीं। बटाटा और शाकभाजी, बटाटा मतलब आलू और शाकभाजी मतलब कोई भी और सब्जी लेंगे वो। तो चोखा और भात, चोखा मतलब चावल होते हैं और भात मतलब चावल को पकाने के बाद में जो बन जाते हैं उसको भात कहते हैं। तो दूध से माखन बनता है उसी प्रकार चोखे से भात बनती है। तो ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। નીચે નમાંથી કયો શબ્દ अलग पड़े છે 75। નીચે નમાંથી કયો શબ્દ अलग पड़े છે, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हर्ष दया ठपको के लश्कर, हर्ष दया ठपको के लश्कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा लश्कर। लश्कर होता है ये, देखो हर्ष, हर्ष दया और ठपको ये तीनों भाववाचक है, और लश्कर है ये मतलब जो समूहवाचक संज्ञा वो है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको अलग ही छांटना है। નીચેનામાંથી કયું प्राणी अलग पड़े છે, નીચેનામાંથી कई प्राणी अलग पड़े थे, तो इसके अंदर आप देखोगे कि गाय है वो इसमें से अलग है, क्यों है, बाघ सिंह और रीछ ये तीनों जंगल में रहते हैं और गाय पालतू पशु है तो घर में रहती है, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग के सवाल है। माथो टोपी तो पग, माथो टोपी तो पग, तो ये पग हो जाएगा बूट, ठीक है। जे माथो मतलब सिर होता है, सिर के ऊपर क्या रहती है टोपी, या सिर किस में रहता है, टोपी के अंदर रहता है। तो वैसे वैसे पग माने पैर किसके अंदर रहेंगे, तो पैर बूट के अंदर रहेंगे, ठीक है। लेंगो चड्डी के धोतियो ये नहीं होंगे इसके। अमित सुमित करता 2 वर्ष मोटो छे, सुमित नरेश करता 3 वर्ष नानो छे, इरफान शौकत करता 1 वर्ष नानो छे पर नरेश करता 4 वर्ष मोटो छे, तो 100 थी मोटो कौन छे, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा शौकत। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति ने बतावा सुधाए कह્યું आ माणस मारी बहनना भाईना पिताने पितानो एकनो एक पुत्र छे, तो आ माणस सुधानो शू सगो थाय, शू सगो मतलब उसका उसके साथ रिलेशन क्या है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। जो ओरडानु पथारी, पथारी ने बारी, बारी ने फूल અને फूल ने માટલું કહેવાય, तो माणस सेनी ऊपर सोसे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बारी, ठीक है। आप देखो कि ओरडा ने पथारी, ओरडा ने, ओरडा मतलब जो रूम होता है ना, कमरा, पर्टिकुलर सिंगल मकान से अलग कमरा होता है तो उसको ओरडा कहते हैं, ठीक है। ओरडा ने पथारी, पथारी ने बारी, पथारी मतलब जो बाहर बनाते बरामदा टाइप, ओरडा उसको पथारी कहेंगे। पथारी ने बारी, बारी मतलब उसको खिड़की कहेंगे। बारी ने फूल, बारी ने फूल, फूल तो आप समझते हैं, बारी ने फूल और फूल ने માટલું, માટલું मतलब होता मटकी पानी पीने की, ठीक है। तो मानस सेनी ऊपर सोसे, ठीक है, तो सेनी ऊपर सोसे, तो ये आपका उस बारी हो गया इसका उत्तर, तो ठीक है। क्योंकि पथारी, पथारी जो बाहर होता है उसको भी बाहर, ये जो बाहर ढोलिया वगैरह होते हैं बिछाने के लिए होते हैं उसको पथारी कहते हैं, तो पथारी बारी को कह रहे तो बारी के ऊपर सोएगा, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने ना, रचिता कौन है, तो आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का बहुत प्रसिद्ध भजन है और नरसिंह मेहता इसके रचनाकार है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। टूंकी वार्ता ने મળતો આવતો કાવ્યનો પ્રકાર છે, टूंकी वार्ता ने મળતો આવતો કાર્યનો प्रकार से, छोटी बात होती है उसी से मिलता जुलता काव्य का प्रकार कौन सा है, तो छोटी बात का हो जाता है एक खंड काव्य, एक खंड काव्य। और ये आपको होगा डामर डमरो थईने महके, डामर डामर डमरो थईने महके, पंक्ति में शू समाયેલ છે, डामर डमरो थईने महके, तो आमा शू है, मतलब इसके अंदर क्या है, समास है, छंद है और जंक्चर है या अलंकार है, तो इसके अंदर है अलंकार है। डे वर्ण की देखो बार बार आवर्ती हो रही है, ड डामर डमरो डामर डामर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अलंकार है, ठीक है। पंक्ति में माधुर्य सर्जनवा अक्षरों चौक्कस प्रकार गोठवणी ने शू कहेशो, पंक्ति में माधुर्य सर्जनवा अक्षरों चौक्कस प्रकार गोठवणी ने शू कहेशो। किसी भी पंक्ति के अंदर माधुर्य मतलब उसके अंदर रस लाने के लिए, उसकी सर्जवा मतलब उसको लिखने के लिए, सर्जन करने के लिए अक्षरों ने चौक्कस प्रकार की गोठवणी, अक्षरों की चौक्कस मतलब अच्छी तरीके से अक्षरों का जो शब्दों का होता है वो पकड़ है, उसकी गोठवणी मतलब उसको किस हिसाब से रखें कि काव्य के अंदर क्या आ जाएगा, चमत्कारिता आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, छंद कहेंगे। क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। छंद क्या है, छंद ही रस है, और रस ही क्या है, मधुर। माधुर्य क्या है, माधुर्य रस है, रस से नहीं है तो छंद नहीं है तो रस नहीं। व्यक्ति मटी हूँ बनूँ विश्व मानवी ने बंद बेसतो विचार जणावो। व्यक्ति मटी हूँ बनूँ विश्व मानवी ने बंद बेसतो विचार मनावो, ठीक है। व्यक्ति मटी हूँ बनूँ विश्व मानवी, तो जीव अने जीवा दो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है कि जीव, जीवो अने जीवा दो। व्यक्ति मटी हूँ बनूँ विश्व मानवी, व्यक्ति मतलब होता है पर्टिकुलर मैं, मेरा मतलब अपना जो निजी स्वार्थ है उसको त्याग कर
व्यक्ति मटी मतलब उसको व्यक्ति मटी, मैं खुद मिट जा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, विश्व मानव मतलब लोक कल्याण की भावना, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, ये अपना सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का कि जियो और जीने दो, ठीक है। બનેલ ઘટનાને અસરકારક રીતે વાચકો સમજ રજૂ કરવાની વિશિષ્ટ શૈલીને શું કહેવાય? બનેલી ઘટના મતલબ જો ઘટના બની है, બનેલ ઘટના मतलब બની हुई घटना ने असरकारक રીતો વાચકો સમક્ષ રજૂ કરવાની સ્થિતિને શું કહેવાય? ठीक है, तो इसको कहेंगे अहेलवाल। अहेलवाल क्या? अहेलवाल एक प्रकार का लेखन है, ठीक है, लेखन है। जो घटना बन जाती है उस घटना को प्रभावी तरीके, असरकारक मतलब प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रजू करना मतलब प्रस्तुत करना, लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसको क्या कहेंगे? तो उस कला को कहेंगे अहेलवाल, ठीक है। नायिका आ विचारों क्या करे छे? नायिका ऊपर वाली जो है आपको 2 लाइनें पढ़ लेनी है, 87 से 90 तक के इसके क्रमांक है, 87 से 90 तक के क्रमांक प्रश्नों के जवाब आपो। बेसी माटे फरी वળી બધે મેળી ઓરડામાં દીઠા हेते समर्थी पट बधा उकल्या आप रूढ़ी, ठीक है। तो ये लाइन में बैठी खाटे फर्ज वाली बैठ बधे मोड़ी मेड़ियो ओरडा में दीठा हेते समर्थी पट बधा उकल्या आप रूढ़ी, ठीक है। तो उसमें नायिका आ विचारों क्या करे छे, ठीक है। तो ये पियर में, ये मतलब इसका जो प्रसंग है ना वो अपने को पता नहीं है, ये किसी मतलब पद्यांश की लाइनें है। बेसी खाटे, सॉरी बेसी खाटे मतलब खाट के ऊपर बैठकर फरी वળી बधे मेड़ियो ओरडा में, फरी वળી मतलब घूम घूम के देख रही है ना, मतलब खाट के ऊपर बैठ के, और उसकी जो निगाह है वो निगाह कहाँ घूम रही है? सब जगह घूम रही है। फरी वળી मतलब घूम रही है, बधे मतलब सब जगह, मेड़ियो ओरडा में, ओरडा अपन पीछे भी शब्द आएगा कि मेड़ियो मतलब मकान के अंदर और प्रत्येक रूम के अंदर, ठीक है। दीठा हेते समर्थी पट, दीठा मतलब देखा, हेत मतलब प्रेम से, समर्थी पट अपनी पुरानी यादों को उसके अंदर, समर्थी पट बधा उकड़िया आप रूढ़ी, बधा उकड़िया, बधा मतलब सब उसके लिए, उकड़िया मतलब उसके जो समर्थी पट में थे वो सब चीज़ें उसके लिए आएगी और वो उसकी अच्छी लग रही है सब चीज़ें, ठीक है। तो सब चीज़ें उसको अच्छी लग रही हैं। तो ये कहाँ पर बैठ के कर रही विचार? तो ये सब विचार अगर आप खाट पे बैठ कर सब अपने समर्थी पत्र बचपन के विचार देखोगे तो वो पियर में ही हो सकते हैं, ससुराल में पॉसिबल तो है, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर दिया गया उसके अनुसार नहीं है, ठीक है। क्योंकि बचपन की यादें तो परिवार में वो जो पीर पक्ष होता है उसमें ही होती है। नायिका ने मन में सेना विचारों आवे छे, तो इसके अंदर मन में किसके विचार आते हैं? तो भूतकाल के विचार आ रहे, क्योंकि पहले की है समर्थियाँ, तो वो कौन से होगा? भूतकाल ही होगा। उपरोक्त पंक्ति में अनुभवेल बाबत माटे एक शब्द वपरायल छे, अमर अनुभवेल मतलब अनुभव है, उसकी जो यादें हैं वो अनुभवेल मतलब प्रयोग किया हुआ, तो उसका उत्तर आ जाएगा इसके अंदर दीठा। दीठा मतलब देखा हुआ, आपका जो अनुभव है, मतलब अनुभव क्या है? जो आपने पहले किया है या देखा है वही तो आपका अनुभव है, ठीक है। तो इसके अंदर फरी वળી नहीं आएगा, समर्थी पट नहीं आएगा, उकल्या नहीं आएगा, दीठा आएगा। नायिका क्या बेसीने विचारों खोवाई, नायिका क्या बेसीने विचारों में खोवाई जाए छे, तो इसका उत्तर होगा हिंचका में, हिंचका में, ठीक है। बेसी खाटे, खाटे यहाँ देखो खाट तो खाटला में उत्तर होना चाहिए, लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो डी माना हिंचका में, जबकि इसमें हिंचका का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है लाइन में, ठीक है। तो मैंने तो जो बोर्ड ने माना वो इसको उत्तर दिया है, वैसे इसका उत्तर खाटला में होना चाहिए, क्योंकि वो बेसी खाटे, खाट के ऊपर बैठ के वो बता मतलब ये सारा विचार कर रही है, ठीक है। तो ये अपना हो गया रीट लेवल 2 का 2011 के 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 2012 के रीट लेवल 1 के क्वेश्चन 60 लाएंगे और फिर बाद में 2012 के रीट लेवल 2 के, इसी प्रकार इसको क्रमशः चालू रखते हुए 2021 तक पहुंचेंगे, ठीक है। आपको जो भी शब्द नहीं आते हैं उसका मेरे को आप कमेंट करना, तो मैं आपको इसको अर्थ भी बताऊंगा, और बाकी आप सब सहयोग करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।